तो our chapter is इलेक्ट्रिक करंट, और क्लास 10th में आपने इसका बेस बनाया होता है। और यहां पर जो हम बात करेंगे बेटा वो हमारी होगी डायरेक्ट करंट की। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम बाद में पढ़ेंगे, दिस इज नोन एज डीसी। ओके, तो डायरेक्ट करंट जो यूनिडायरेक्शनल होती है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है, उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होते, इस तरह की करंट को डायरेक्ट करंट कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट लिख लीजिएगा। हाँ जी, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। कन्वेंशनल करंट is considered conventional current is considered as flow of positive charge। ओके, तो जो करंट है, वैसे तो करंट जो है वो आपका कोई भी चार्ज हो, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बट कन्वेंशनल करंट है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो वो जो डायरेक्शन होती है उसे हम पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में लेंगे। तो अभी तक हमने देखा था बेटा, चार्ज हम पढ़ के आ रहे हैं, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें हम कोई पॉजिटिव चार्ज रख दें, तो ये पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करता था, और अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज रख दें तो ये अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता था। ओके, एक और चीज कह सकते हैं बेटा, यहां पर हाई पोटेंशियल होता है, ये सब पढ़ लिया बेटा हमने, और इस जगह पर लो पोटेंशियल, याद है ना। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, थोड़ा इनलार्ज करके आपको दिखा देता हूं, ये लीजिए। ओके, तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। तो हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये समझ में आया बेटा? और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हमने क्या कहा है? करंट। दैट मीन्स करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर? अब सपोज बेटा आपके पास एक कंडक्टर है, ओके, और कंडक्टर में आपको पता है, कंडक्टर में आपके पास पॉजिटिव आयन भी होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉजिटिव आयन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं कुछ बना दे रहा हूं, बहुत सारे होंगे, ठीक है, मैं समझाने के लिए कुछ बना रहा हूं। ओके, सपोज मैंने यहां पर हाई पोटेंशियल दिया, हाई पोटेंशियल, और यहां पर लो पोटेंशियल दिया। क्लियर? तो क्या होगा? बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये पॉजिटिव चार्ज को इधर जाना चाहिए और नेगेटिव चार्ज को इधर जाना चाहिए। क्लियर? ठीक, अब जरा सी इसको समझिएगा।
हमारे पास लिक्विड, गैस, सॉलिड, 3 तरह के कंडक्टर हो सकते, ठीक है। अब इन दोनों में तो आपको पता है कि पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं और नेगेटिव आयन, दोनों ही मूव करेंगे। बट जब आप सॉलिड की बात करते हैं, और सॉलिड में भी स्पेशली क्या, मेटल्स, जब हम बात करेंगे मेटल्स की, तो मेटल्स में आपको पता है कि आपके पास जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ये सब आपस में लॉक्ड होते हैं, ये इजीली मूव नहीं कर सकते भाई, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, यहां पर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो अवेलेबल हैं, ये तो मूव कर सकते हैं, क्लियर। तो जब भी आप किसकी बात करेंगे, सॉलिड कंडक्टर की, और जनरली आपकी बात इसी में होगी, एक्सेप्शनली जब आपसे कहना दिया जाए कि आपके पास कोई लिक्विड या गैस है जो कि आयनाइज फॉर्म में है, ठीक है, तो ये सॉलिड आपके पास है। और सॉलिड कंडक्टर अगर आप कहेंगे तो प्लीज ध्यान रखिएगा, सॉलिड कंडक्टर में आपका ये पॉजिटिव आयन जो है ये मूव नहीं करेगा, ओनली electrons will move in opposite direction, that is low potential to high potential, clear। और आपकी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिख लीजिएगा, इन मेटल्स, ब्रैकेट में चाहे तो लिख लीजिए सॉलिड कंडक्टर्स, current flows due to flow of electrons only, and direction of current is opposite to flow of direction of electron। तो लिखेगा, strength of current is rate of flow of charge, ओके। तो इसको सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं, इफ Q चार्ज crosses any cross sectional area और पॉइंट, ये दोनों चीजें अभी समझा रहा हूं बेटा आपको, ठीक है। इफ Q चार्ज crosses any cross sectional area or point in time t, then current I is defined as Q by T। ये आपकी स्ट्रेंथ ऑफ करंट डिफाइन की गई, ये सब आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, ठीक है, ओके। अब यहां पर एक ये क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात आई या पॉइंट की बात आई, तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप कहें सर ये हमारा वायर है, क्लियर, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स या जो भी आप पॉजिटिव चार्ज कह लीजिए, बात एक ही है, आप इलेक्ट्रॉन लेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन लेना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज सेम। तो ये मेरा क्या है बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इसमें से जो भी चार्ज Q पास करेगा, ये समझ में आया, ओके। अब देखिए मैंने कहा ये मेरा वायर है, अब इस वायर में अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा, एक सिंपल सा
पॉइंट। ठीक है, तो अगर इस तरह से वायर दिखाया तो आप कहेंगे पॉइंट, और अगर वायर का कुछ एरिया माना, थोड़ा सा डायमेंशंस उसकी सिग्निफिकेंट ले ली आपने, तो फिर आप कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो पॉइंट और क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सबको। अब देखिए, यहीं से हम इसकी यूनिट भी निकाल लेते हैं। सो SI यूनिट, हाँ जी, SI यूनिट क्या हो गई? कूलम पर सेकेंड, और तो SI यूनिट एम्पेयर है, इसका सिंबल A है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वैसे हमने ये और जगह भी पढ़ा हुआ है, जब आपका Q वेरिएबल होगा बेटा, Q कैसा होगा? वेरिएबल। ठीक, तो Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा। तो आपकी जो I है वो दो तरह से आप डिफाइन करेंगे, एक आप करेंगे I इंस्टेंटेनियस और एक आप करेंगे I एवरेज। ओके, व्हाट इज I इंस्टेंटेनियस? ये आपको पता है, dq बाय dt, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी किया था, और ये आपका हो जाएगा डेल्टा Q बाय डेल्टा t। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, इसको आप कहते हैं, जब आपकी इंस्टेंटेनियस होती है तो स्टेडी करंट नहीं हो। ठीक है, व्हेन करंट इज नॉट स्टेडी, तो उस केस में आपको ये लिखाया जाता है। ओके, और एक लाइन और लिख लीजिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, although it has both magnitude and direction, but it does not follow, हाँ जी, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। It does not follow vector law of addition. That's why it is a scalar quantity. क्लास 11th में इसकी बात हमने की थी। एक टर्म बेटा और है, and that is known as current density. Okay, current डेंसिटी। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, और इसमें से जो मेरे पास करंट पास हो रही है, लेट्स से दैट करंट इज I। ठीक, तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज DI बाय DA। चलिए मैं इसको छोटा कर देता हूं, एरिया को, इसको DA ले लेते हैं, और ये करंट I हो गई। ओके, तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज DI बाय DA। तो इट इज बेसिकली करंट पर यूनिट एरिया। ओके, तो आपको पता है कि इसकी यूनिट क्या होगी? SI यूनिट की अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरी हो जाएगी एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, मैं लिख रहा हूं, J है बेटा, J। ओके, और इसका सिंबल है वेक्टर J। करंट डेंसिटी के लिए सिंबल है वेक्टर J। ठीक,
हाँ, ये बड़ा करके मैं आपको दिखा रहा हूं, जे लिखा हुआ बेटा। तो वेक्टर जे से डिनोट करते हैं। अब जरा सी इसको समझिएगा, दिस करंट इज एक्चुअली वेक्टर जे डॉट ए। तो डायरेक्शन किसके पास है? डायरेक्शन करंट डेंसिटी के पास है। ठीक है, अब जरा सी समझिए इसको कि ये कहां से ये चीज आ रही है। मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा एरिया है एंड आई एम कॉलिंग दिस एरिया डी ए। आप सबको पता है एरिया वेक्टर क्वांटिटी है और ये रहा मेरा वेक्टर डी ए। नाउ सपोज माय इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी चार्ज ले लेते हैं दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, प्लस क्यू इन टाइम टी दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ये समझ में आया? और ये एंगल कुछ एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो अब देखिएगा बेटा, ये मेरा करंट का डायरेक्शन हो गया। समझ में आया? ठीक है, ये करंट इधर जा रहा है। तो एक्चुअल में जो मेरी करंट डेंसिटी है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और आई जो मेरी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? वेक्टर जे डॉट ए। ठीक, ये मेरे पास कोई एरिया है और ये मेरा एरिया वेक्टर, आई एम कॉलिंग इट वेक्टर डी ए। ठीक, ओके। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो ये कहलाएगी डायरेक्शन इसकी करंट डेंसिटी की। इसकी डायरेक्शन कहलाएगी करंट डेंसिटी की, और ये एंगल आएगा थीटा। तो अब आपको समझ में आ गया कि आई मेरा क्या हो गया बेटा? जे। ओके, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, जे डॉट ए तो हमने ऊपर लिख ही दिया है। तो जे ए, यहाँ पे डी ए हो जाएगा मेरा, और ये आ जाएगा कॉस थीटा। ये है हमारी करंट। अब बेटा कुछ टर्म्स हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हम पहले इसको जरा समझते हैं कि सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, और मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पर क्या है? वैक्यूम। ठीक, तो ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका मास m दिया हुआ है। क्या लगता है आपको क्या होगा? इसमें एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा होगा, और वो आपका होगा E बाय m। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट टू, या ऐसे कह लीजिए माइनस ई एम। ये समझ में आया बेटा? सपोज ये हमारे पास बहुत सारे एटम हैं, और अभी हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे, ना हमने कोई पोटेंशियल लगाया, बस हम ये एटम देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कहीं एटम है। फिर अब आपको पता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब होता है तो कोई इलेक्ट्रॉन, अभी मैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ये मैं आपको फ्री इलेक्ट्रॉन है मेरा, ठीक है। बाकी और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो बाउंडेड होंगे। जरा सी इसको समझिएगा, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। ये सब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया बेटा, ओके। तो ये जो बाहर ब्लैक आपको दिखाया गया है, यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरा येलो कलर का एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है, होगा नहीं होगा एग्जैक्ट पोजीशन तो किसी को नहीं पता, ठीक है ना। तो ये मेरे पास इस तरह से बहुत इनलार्ज करके दिखाया मैंने आपको। ये एक्चुअल में ये आपस में शेयरिंग हो रही होगी इलेक्ट्रॉन, क्लियर? ओके, तो और इनलार्ज हमने कर दिया। अब देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे फिक्स तो होगा नहीं, ये तो मूव कर रहा होगा, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर रहा होगा? ये यहां से यहां जाएगा। बट यहां पर इसको क्या मिलेगा? इस वाले
एटम की वजह से एक तरह से कोलिजन हो जाएगा या रिपल्शन मिलेगा, कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। तो ये इधर जाएगा, फिर यहां पे रिपल्शन मिलेगा, ऐसे जाएगा। ये समझ में आ रहा है बेटा? यहां पर भी हो सकता है एक एटम हो। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस वे में कोलाइड कर रहा होगा। ठीक है जी। तो जैसे वो एक केमिस्ट्री में पढ़ा था ना, ब्राउनियन मोशन, इस तरह से एक रैंडम जिगजैग मोशन, इस तरह से ये कुछ इलेक्ट्रॉन चल रहा हो। एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। और अगर आप किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे होंगे? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। ठीक, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की मैं बात कर रहा हूं। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मेरा, ठीक है, वायर का, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उनमें से कुछ आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहे होंगे, कुछ आपके नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहे होंगे। जो आपकी नेट करंट होगी वो क्या हो गई होगी? 0। तो इस सिचुएशन में जो मैं आपको रैंडम मोशन दिखा रहा था, सपोज ऐसे करके मेरा इलेक्ट्रॉन इधर गया, कोलाइड किया, फिर इधर आया, फिर कोलाइड किया, इधर गया, फिर कोलाइड किया, इधर गया, फिर कोलाइड किया, फिर कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना सकते। अब देखिएगा, अगर मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। अब मैं आपको इसी केस पे दिखा दे रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए मैं इस कलर से, ग्रीन कलर से बना देता। ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो कंडक्टर में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन गई। ठीक है, अब समझिएगा क्या होगा। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, ये क्या करेगा? ये थोड़ा सा बायस्ड हो जाएगा और यहां कहीं पहुंच गया होगा। अब जब ये वापस आ रहा होगा तो ये यहां नहीं आएगा, क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रहा है, तो ये यहां कहीं पहुंचा होगा। सिमिलरली पहुंचना तो इसे यहां चाहिए था, जब ये पॉइंट देख रहे हैं यहां पे, बट ये यहां ना पहुंच के क्या करेगा? थोड़ा आगे, क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रहा है ई इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? उसके बाद ये और आगे यहां कहीं पहुंचेगा और फिर हो सकता है ये यहां कहीं पहुंच जाए। ये मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखाया। इन्फ्लुएंस किसका था? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये समझ में आया तो बोलिए। तो इसको लिख लीजिएगा बेटा, दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट। ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से थोड़ा सा मूव कर गया और बहुत धीमे धीमे मूव कर। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा से लिख लीजिएगा, इन प्लेस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, electron moves with constant speed in direction opposite to current, लिख लीजिए, या from low potential to high potential. ओके, अगर वैक्यूम होता तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलना चाहिए था, बट मिलता क्या है? एक कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि जैसे ही एक्सेलरेशन मिलता है आगे जाके कोलिजन हो जाता है, सारी स्पीड खत्म हो जाती है, फिर वो वापस आ रहा होता है कोलाइड करके, लेकिन एक फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन, उसको थोड़ी सी स्पीड देता है, फिर वो कोलाइड कर जाता है। तो नेट में एक कांस्टेंट स्पीड मिलती है और इसी स्पीड का नाम है बेटा ड्रिफ्ट स्पीड।
क्या कहते हैं इसको? ड्रिफ्ट स्पीड. So we have three terms. One is mean free path. mean free path. सेकेंड है हमारा, इसको आप टाओ लिखते हैं, ठीक. दिस इज एवरेज टाइम between successive collisions. तो जो कोलिजन हो रहे हैं उनके बीच का एवरेज टाइम है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है. और लास्ट में जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ये है हमारा ड्रिफ्ट स्पीड. तो ये तीन टर्म जरा सी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक. अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि एक मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहां से इधर जाता है. लेट्स से यहां पर इसका कोलिजन होता है, ये डिस्टेंस आपका हो गया L1, ठीक. ये कोलिजन 1 है, ये कोलिजन 2 है. इसके बाद ये इधर कहीं आया, यहां पे इसका थर्ड कोलिजन हुआ, ये डिस्टेंस आपका हो गया L2. और इस तरह से सपोज और भी आप बना सकते हैं, ठीक है. तो इस तरह से आपके टोटल n कोलिजन्स हो गए. ज्यादा भी होते हैं, n कोई भी नंबर हो सकता है. क्लियर? तो अब जरा सी समझिएगा कि दिस मीन फ्री पाथ, इसको डिनोट करते हैं बेटा लेमडा से. सो लेमडा इज L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln डिवाइडेड बाय n. क्लियर? तो ये क्या कहलाएगा? मीन फ्री पाथ. मीन मीन्स एवरेज. तो एक तरह से ये यहां पर आपके पास एक एटम था, यहां पे एक एटम था, इस पोजीशन पे ही ये क्या हुआ? एक्सेलरेट हुआ. ठीक है, ओके. अब फिर समझिएगा, मान लीजिए इसको फर्स्ट कोलिजन में टाइम लगा T1, सेकंड कोलिजन में लगा T2, ठीक. तो यहां पर जो ये टाउ है, ये आपका आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn डिवाइडेड बाय n. ये आपका आ जाएगा एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन. ओके. इसको कई बार एक और नाम से बुलाया जाता है, इसको चाहें तो लिख लीजिए. दिस इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम. ओके. अब देखिए, जो मैं ड्रिफ्ट स्पीड आपको बता रहा हूं, इसके लिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्मूले दिए होते हैं, डेरिवेशन भी अलग अलग होते हैं, ठीक है. बट सिंपली अगर आप देखें तो ये ए एक्सेलरेशन से कितनी देर के लिए एक्सेलरेट हुआ? टाउ टाइम के लिए. ये समझ में आया? ठीक. तो VD को क्या होना चाहिए? ए टाउ. ओके. ये आपकी ड्रिफ्ट स्पीड आ गई. मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं अभी, तो यहां पे मैं मॉड लगा दे रहा हूं. तो आपका एक्सेलरेशन जो है वो आपको पता है, E/m. थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन इतना एक्सेलरेशन था, माइनस साइन मॉड में गायब हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा ड्रिफ्ट स्पीड. तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए बन गया. E/m टाउ, ये ड्रिफ्ट स्पीड है, या मॉड चाहे तो लगा दीजिए, ठीक है. और जब आपसे कहा जाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या कहा जाए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है. तो मैग्नीट्यूड तो आपको पता है स्पीड होती है, तो इसमें डायरेक्शन होगी, तो इसको आप लिखेंगे वेक्टर VD, और ये आपका हो जाएगा माइनस E टाउ अपॉन m. और ये m क्या है बेटा? दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ जी, ये ध्यान रखिएगा.